तो कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से चल रही होगी। तो हम आप लोगों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण सिलेबस उठाए हैं, जो हर एक बच्चा का क्या होता है पसंदीदा चैप्टर होता है। क्या होता है देखिए, आप एग्ज़ाम में तो हर एक सब्जेक्ट का क्या होता है वैल्यू होता है। सबसे पहले हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं और हिंदी से हर एक सिलेबस को क्लियर करेंगे। देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से होता है। हम मौखिक टेस्ट आप लोग दीजिए, मौखिक टेस्ट समझे, और देखते हैं आप लोग कितना सही कर पाते हैं। जैसे मान के चलिए 8वां क्लास में आप लोग हैं का हिंदी होगा, 8वां का हिंदी, 10वां का अगर एग्जाम हुआ है तो 8वां का हिंदी होगा कि नहीं। और दम है तभी रुकी ना, और नहीं तो आप लोग जा सकते हैं। सीधा बात हम बतला देते हैं। आप लोग में अगर लग रहा है जो हम टेस्ट देने के लिए तैयार हैं तभी देखना मेरा वीडियोज, वरना नहीं देखिएगा, समझे। और देखिए जो हम मात्र 25 ऑब्जेक्टिव बतला रहे हैं उसमें से आपका 25 में 25 अगर सही होता है तो आपको वहाँ 25 में 25 कोई माय का लाल नहीं रोक सकता है, समझे। पहला ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं हम। आप लोग का चैप्टर छोड़िए, कौन चैप्टर उठाते हैं वो आप लोग को सोचना है, समझे। देखिए बाल गोविंद भगत जो थे सिर में क्या पहनते थे, ऑप्शन दे आप लोग को। बाल गोविंद भगत जो थे सिर में क्या पहनते थे। पहले ऑप्शन हो गया पगड़ी, क्या पगड़ी। बी नंबर ऑप्शन क्या है, गांधी टोपी, क्या गांधी टोपी। सी नंबर ऑप्शन है, ध्यान देना इधर उधर नहीं होना चाहिए, ध्यान पूरा होना चाहिए, कबीरपंथी टोपी। और डी नंबर ऑप्शन क्या है आप लोग का, तो गुजराती पगड़ी। तो आप लोग क्या बोलिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए या बी या सी या डी। ऑप्शन ए में है, सुन लो फिर से, पगड़ी, बी में है गांधी टोपी, सी में है कबीर पंथी टोपी और डी में क्या है, गुजराती पगड़ी। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या कबीर पंथी टोपी पहनते थे। बाल गोविंद भगत अपने सिर में क्या पहनते थे, कबीर पंथी टोपी, याद रखिएगा। अच्छा एक और चीज़, बाल गोविंद भगत किसकी रचना, यानी कौन लिखे थे बाल गोविंद भगत के बारे में कहानी। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी आचार्य श्री पूजन सहाय, याद रखिएगा जो हम बोल रहे हैं, सी रामवृक्ष बैनापुरी और डी फणीश्वरनाथ रेणु। तो आप लोग क्या बोलिएगा, रामवृक्ष बैनापुरी। रामवृक्ष बैनापुरी ना इसके बारे में लिखे थे, किसके बारे में, बाल गोविंद भगत के बारे में। अब ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव हम जहाँ तहाँ से उठा रहे हैं, समझे, और पूरा 25 पूछेंगे। शिक्षण कैसा, शिक्षण को लोग कैसा समझता था, चतुर, बेकार, बेगार, बीमार। शिक्षण को लोग कैसा समझता था। तो आप लोग का ऑप्शन क्या है, चतुर या बेकार या बेगार या बीमार। आप लोग को मालूम होना चाहिए शिक्षण को कैसा समझता था, बेगार समझता था। समझता था कि नहीं, समझता था। और एक और सवाल बनता है शिक्षण वाला चैप्टर से, क्या चीज़, शिक्षण को पान की बीड़ा किसने दिया था। शिक्षण जो था उसको पान का बीड़ा कौन दिया था। ऑप्शन ए चाची, ऑप्शन बी मानू, और ऑप्शन सी भाभी, और ऑप्शन डी है, सुन लो, दादी। तो आप लोग क्या बोलिएगा, चाची, मानू या भाभी या दादी। कमेंट करिए आप लोग और बोलिए क्या हो जाएगा, लिखना नहीं है, कमेंट में लिखना है आप लोग को, समझे। तो क्या हो जाएगा, मानू हो जाएगा। 25 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, 25 का 25 आंसर होना चाहिए कमेंट बॉक्स में। चैप्टर उठा रहे हैं आप लोग का, ठोस चैप्टर से पूछे थे, चैप्टर भी बता दिए। बच्चे की दुआ से पूछते हैं, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अगर तो आप लोग को लग रहा है जो हम पढ़े हैं तब आप लोग बताइएगा, वरना अभी भी बोल रहे हैं मेरे इस वीडियो से आप निकल जाइए, समझे। अगर आपको लग रहा है जो एग्जाम में कुछ अच्छा करेंगे तभी रुकिए, वरना इस वीडियो को छोड़ करके निकल जाइए, समझे। कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की दुआ मांगी थी। सुन लीजिए पहले क्या बोला जा रहा है, लाइन देगा आप लोग को। कबीर ने जिंदगी को किस सूरत में गुजरने की दुआ मांगी थी। ऑप्शन ए सम्मा की सूरत, बी वीरों की सूरत, सी दासों की सूरत और डी राजाओं की सूरत। तो क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर में क्या बोला जाता है, सम्मा की सूरत बोला जाता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सम्मा की सूरत, समझे। लप्पी आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जो ये क्या है कविता है यानी कि दुआ, उसमें क्या सम्मा की सूरत के बारे में बताया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है, समझे। एक और ऑब्जेक्टिव इससे बनता है, ध्यान दीजिए। क्या पूछा जाता है, इस दुआ में किसकी हिफाजत का संकल्प, यानी कि किसके हिफाजत के बारे में दुआ मांगा जाता है, प्रार्थना किया जाता है। दर्दमंदों और वंचितों, ऑप्शन ए में है। बी में, सुनते रहिएगा, देशों की रक्षा, क्या है, देशों की रक्षा। ऑप्शन सी में नारियों की रक्षा, और ऑप्शन डी में है खेतों की। तो आप लोग क्या बोलिएगा, ऑप्शन ए दर्दमंदों और वंचितों के बारे में नहीं मांगा जा रहा था, समझे। अब देखिए
एक और ऑब्जेक्टिव बनता है, अशोक ने किस युद्ध में शास्त्र त्याग दिया था? अशोक जो था किस युग में क्या किया था? अपना जो शास्त्र था उसको त्याग दिया था। ऑप्शन ए पानीपत में, ऑप्शन बी हल्दी घाटी में, ऑप्शन सी कलिंग में, और ऑप्शन डी क्या है? चूसा में। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए किस युद्ध में अपना क्या किए थे? शास्त्र त्याग दिए थे। कलिंग में। याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनता है, समझे। और इस ऑब्जेक्टिव को हम बोले ना, क्वेश्चन बैंक में आप देखिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ, समझे। आप गेस पेपर जो मॉडल सेट निकलता है उससे कभी नहीं पूछा जाता, याद रखिएगा, वो आपको समझने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन बैंक रट लीजिए आप लोग, वहाँ से आपको 60 से 70 नंबर वहाँ से आता है। जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए हम एक सूचना बताते हैं, और एक बात जो आप लोग को समझ में नहीं आता है लेकिन हम समझाना चाहते हैं, जो क्वेश्चन बैंक को पकड़िए और उसको रट लीजिए, समझे। देखिए अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक जो था वो कौन सा धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, और ऑप्शन डी कबीर पंथ। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए अशोक जो था कौन धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म को क्या मान लिया था? अपना लिया था, समझे। अब देखिए एक चैप्टर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल की शिक्षा का केंद्र बना था? विक्रमशिला जो था किस काल में शिक्षा का क्या बना था? केंद्र बना था। ऑप्शन सुन लीजिए, अ में क्या दिया गया यानी ए में प्राचीन काल, बी में है बौद्धकालीन, सी में है मध्यकालीन, और डी में है सुन लीजिए गुप्तकालीन। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कौन काल में। कमेंट में बतलाइएगा, ABCD हम नहीं सुनेंगे, लिख करके बतलाना होगा आप लोग को, और नहीं तो वीडियो को रोक रोक करके गौर से सुनिए, उसके बाद कमेंट करिए, समझे। वो आपको लग रहा है जो हम यहाँ से निकल पाएंगे तब, वरना आप अभी भी मौका है, आप जा सकते हैं मेरे वीडियो से। सुनिए, बौद्धकालीन से ही क्या किए थे? अपना विश्वविद्यालय किस शिक्षा का जो है केंद्र वहाँ ही था, कहाँ? बौद्धकालीन। अब देखिए विक्रमशिला की अवस्थी है, विक्रमशिला का क्या अवस्थी है यानी कि कहाँ है? ऑप्शन ए में है आधुनिक भागलपुर के कहाँ? कहलगांव में। ऑप्शन बी है नालंदा के राजगीर में। ऑप्शन सी क्या दिया गया है? वैशाली में। ऑप्शन डी झारखंड के रांची में। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कहाँ था? आधुनिक भागलपुर के कहलगांव में था, समझे। क्या चीज़? उसका अस्थित, समझे। एक क्वेश्चन बनता है, कहानी खेमा किसकी रचना है? कहानी जो है खेमा किसकी रचना है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, अभी भी बोल रहा है, चैप्टर और उसके लेखक यानी राइटर का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, वहाँ से 10 नंबर आप लोग को मिल जाएगा, समझे। इंग्लिश हो हिंदी हो ये सब का जो होता है ना 10 नंबर वहीं से आता है, समझे। उसका जन्म उसका मृत्यु किस के आधारित है ये सब याद कर लीजिएगा ना, तो आप लोग को जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव याद करने का, रटने का, समझे। तो देखिए कहानी खेमा किसकी रचना है? तो पापू वीसा की है। क्या? पापू वीसा, समझे। और देखिए खेमा कसारा के होटल में क्यों काम करता था? ऑप्शन ए में खेमा के पिता ने उसका कसारा से बेच दिया था, यानी खेमा के पिता उसको किसके हाथ है? कसारा के हाथ में बेच दिया था। बी नंबर सुनिए आप लोग, खेमा का कोई अपना जीवित नहीं था यानी जीवन नहीं था। खेमा जो था उसका कोई अपना जीवित नहीं था यानी सब मरा हुआ था। बी नंबर ऑप्शन सुन लीजिए क्या बोला जा रहा है इसमें। बी नंबर में बोला जा रहा है खेमा अपने घर से भाग कर आया था, और सी नंबर में है खेमा अनाथ था, उसकी माँ बहुत बीमार थी। तो आप लोग को मालूम है खेमा जो था क्यों उसके पिता ने उसको कसारा के हाथे बेच दिया था। खेमा को क्या किया था उनके पिता? कसारा के हाथे बेच न दिया था। पढ़े हैं और कमेंट में ऑप्शन जवाब नहीं दे रहे हैं, आप पूर्णतः इस बार समझ जाइए। अगर जवाब जो बच्चा दे रहा है वो बच्चा तो टॉप करवे करेगा, नहीं टॉप करे तो फर्स्ट तो होना ही होना। जो बच्चा ऑप्शन में नहीं दे रहा समझ जाइए आपका कहीं भी नहीं होने वाला है, समझे। अगर आज आप मुंह चुराइएगा तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़िएगा, ये बात हम बोल देते हैं। आप लिख कर रख लीजिए, रट लीजिए, समझे। आपके माता पिता बहुत मेहनत करते हैं आपके ऊपर, लेकिन आप कहाँ सुनने वाले हैं। मौखिक टेस्ट ले रहे हैं आप लोग का, और देखते हैं आप लोग कितना जवाब दे रहे हैं। आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा हुआ था? आज़ाद जो था दस्ता वो किसके द्वारा गठन किया गया था? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए लोकनायक कौन था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था कि नहीं, याद होना चाहिए। और एक पूछा जाता है कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? 15 मार्च को
ये 15 मार्च 1927 में कहाँ हुआ था? दरभंगा में हुआ था। ये ऑप्शन बनता है, समझे। एक और बनता है, कर्पूरी ठाकुर कब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए। ऑप्शन दे, 1975, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1980। जवाब दीजिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा? एक जवाब दीजिए, बी जवाब दीजिए, तीन जवाब दीजिए, चार जवाब नहीं हो रहा है। सुनिए, 1977 में क्या किए थे? वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, समझे। सब रट लीजिएगा, नहीं हो तो कॉपी पर लिख लीजिएगा। जो हम बोल रहे हैं ना उसको क्या करिएगा, एक बार लिख लीजिएगा। अब देखिए, सुदामा अपने कांख में क्या छुपा रहे थे? सुदामा जो थे अपने कांख में क्या छुपा रहे थे? तो ये तो मालूम होना चाहिए। क्या छुपा रहे थे? चने के भुजे हुए गठरी न था, सबको याद होना चाहिए। और देखो, एक और बहुत आसान क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देखो, व्याकरण आ गया। व्याकरण, राधा कृष्ण कौन सा समास है? राधा कृष्ण कौन सा समास है? ऑप्शन दे देते हैं, व्याकरण कल समझाएंगे। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, दिंदु समास। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, दिंदु समास में क्या आ जाता है? राधा रानी, यानी एक साथ जहाँ पर रहता है, यानी बिंदु का निशान जहाँ पे रहेगा ना, वो क्या हो जाएगा? द्विंदु समास में आ जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। आप लोग पूरा याद करिएगा, नहीं हो दोबारा से वीडियो देखिए और बताइए कैसा लगा आज की क्लास। अगला क्लास कराने के लिए हम तैयार हैं, आप लोग देखने के लिए तैयार रहिए। और लाइव हम नहीं करेंगे, समझे, वीडियो ही बना बना करके अभी डालेंगे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ देखिए, और दम है तभी देखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।